हम लोगों का पहला सेशन डिजिटल फ्रीलांसिंग के उन्वान से मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग और मुख्तलिफ दूसरे जो डिजिटल प्रोग्राम्स हैं, जो डिजिटल स्किल्स हैं, सलाहियतें हैं, उसके हवाले से वो क्या है, उसको कैसे सीखा जा सकता है, उसमें किस तरीके से करियर बनाया जा सकता है और उसके बाद फिर मदारिस के बच्चों के लिए ख़ास करके उसमें क्या ख़ास रहनुमाई हो सकती है। इस पे आज हम लोग का सेशन होगा। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात ये है और सआदत की बात कि इस मौज़ू पे हमसे गुफ्तगू करने के लिए इस फ़ील्ड के बहुत ही ज़बरदस्त माहिर एक्सपर्ट और इसमें अपना अच्छा लंबा तजर्बा रखने वाले मोहतरम जनाब अब्दुल राफ़े सिरांग साहब हम लोगों से जुड़ चुके हैं। अब्दुल राफ़े साहब की ख़ास बात ये है कि आपने तमिलनाडु की एक मदरसा या यूनिवर्सिटी कह लें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी या मदरसा, वहाँ से ग्रेजुएशन या जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में आलमियतुल फ़ज़ीलत कह सकते हैं, उसकी डिग्री हासिल की और उसके बाद फिर आपने मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामी फ़िक़्ह में ग्रेजुएशन किया 4 साल का। और अभी आप फ़िलहाल पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे हैं। ख़ास बात ये है कि आपने अपनी इस दीनी तालीम के साथ-साथ डिजिटल जो स्किल्स हैं, डिजिटल जो मुख्तलिफ़ मैदान हैं, जो मुख्तलिफ़ मौक़े हैं, उसमें आपने कदम रखा, उसमें महारत हासिल की और इंटरनेशनल लेवल के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में आपका अब माशाअल्लाह हिस्सा रहता है, उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आप शरीक होते हैं। तो इस हवाले से एक बहुत ही तजर्बाकार शख्सियत हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी है, जिसके लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो अब ऐसे में हम ज़्यादा वक़्त ना लेकर के बहुत ही अदब के साथ और मोहब्बत के साथ बिरादर अब्दुल राफ़े साहब से गुज़ारिश करेंगे कि वो डिजिटल फ्रीलांसिंग के हवाले से हमारे मदरसे के दोस्तों को, भाइयों और बहनों को रहनुमाई फ़रमाएँ। जज़ाकमुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर अदर। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उम्मीद है आप लोग का सबका जुमा जुमा की नमाज़ अच्छे से हुई, उसके बाद शायद लंच वगैरह सब हो गया होगा। तो उमूमन जुमा के लंच के बाद नींद आती है, बट आज थोड़ा नींद को कंट्रोल कर लीजिए। इंशाल्लाह कोई दिलचस्प बात हो कि डिजिटल फ्रीलांसिंग के से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले ये बात करता हूँ तो कि आपको उन्वान तो पता है कि इट इज़ डिजिटल फ्रीलांसिंग के बारे में है, मगर इसका मकसद क्या है? ये प्रेज़ेंटेशन का मकसद क्या है? ये प्रेज़ेंटेशन का मकसद ये है कि आपको एक इन डेप्थ समव्हाट इन डेप्थ ओवरव्यू दूँ इस पूरे फ़ील्ड का, बिकॉज़ ये फ़ील्ड के अंदर बहुत सारी तख़स्सुसात है। सबके बारे में तो एक-एक फ़ील्ड के बारे में ही एक-एक इंसान एक-एक महीना बात कर सकता है। मगर फिर भी एक थोड़ा इन डेप्थ ओवरव्यू जैसा, एक बर्ड्स आई व्यू जैसा बोलते हैं, वो प्रेज़ेंट करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और प्रेज़ेंटेशन को शुरू करेंगे इंशाल्लाह, राइट? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये डिजिटल फ्रीलांसिंग के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या है, इसके अंदर क्या अक़साम है और इसके अंदर कैसे करियर बनाया जा सकता है, इसके क्या फ़वाइद, क्या नुकसानात, बहुत सारी चीज़ों को आज देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो तारुफ़ करेंगे। मेरा तारुफ़ तो आई थिंक हैदर भाई ने कुछ ज़्यादा ही बढ़-चढ़ कर सुना दिया, मगर अगर एक ब्रीफ़ में ऐसी तालीम की बात करूँ तो मैंने स्कूलिंग की है और उसके बाद मैंने, जैसे उन्होंने बताया कि चेन्नई में एक बैचलर्स डिग्री इस्लामिक स्टडीज़, फिर उसके बाद मलेशिया में बैचलर्स इन फ़िक़्ह एंड उसूल फ़िक़्ह। अब फ़िलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। और उसके साथ ही साथ जो मेरा जो करियर जो इनिशियली जो जिस चीज़ के अंदर मैं गया था ताकि मैं अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करूँ, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा एक्सपीरियंस पाने के बाद, काफ़ी सारा काम करने के बाद एक हिसाब से एक पैरेलल करियर जैसा बन चुका है। और वो है वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफ़िक्स की फ्रीलांसिंग जो मैं करता हूँ। तो इसके अंदर 6 से 7 साल तक मेरा इसके अंदर एक्सपीरियंस है। और वीडियो और मोशन ग्राफिक्स की फ़ील्ड में मैं एक स्पेशलिस्ट कह सकता हूँ अपने आप को, ठीक है? तो ये सब क्या है, ये सब इंशाल्लाह हम जानेंगे। तो फर्स्ट तो पहले ये देखेंगे डिजिटल फ्रीलांसिंग क्या है, ठीक है? तो बेसिकली जैसा हम फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह में पढ़ते हैं कि तारीफ़ मुरक्कब और तारीफ़ अलग-अलग जो फ़र्दी अल्फ़ाज़ के हिसाब से, वैसे ही इसको भी मैंने फ़िक़ही अंदाज़ में इसको उतारने की कोशिश की है। तो पहले तो डिजिटल वो चीज़ है, जो भी चीज़ हम कंप्यूटर के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए करते हैं। तो जैसे आपकी बैंकिंग हो गई, उसको आप कंप्यूटर के ज़रिए करते हो तो डिजिटल बैंकिंग हो गई। कोई करेंसी बिटकॉइन वगैरह जो इंटरनेट के ज़रिए आप करेंसी ट्रांज़ैक्शन वगैरह करते हैं, तो डिजिटल करेंसी हो गई। और आप दुकान में शॉपिंग करते हैं और उसके बजाय आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, डिजिटल शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। तो दिस इज़ व्हाट द वर्ड डिजिटल एक्चुअली मीन्स। ये डिजिटल लफ्ज़ का जनरल माने, इसके और भी माने, मगर ये पर्टिकुलर
कॉन्टेक्स्ट में, पर्टिकुलर सियाक में इसका ये माना है। फ्रीलांसिंग क्या हो गया? तो फ्रीलांसिंग को समझाने के लिए उसका अक्स समझना समझाऊंगा तो शायद बेहतर समझ में आ जाएगा कि आप जनरली, या इंसान डिग्री करता है, कोई पढ़ाई करता है, उसके बाद यू गेट इनटू आप जाते हैं एक कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और वो कंपनी के साथ आपका वो कंपनी आपको हायर करती है और आप 9 to 5 एवरी डे जाके काम करते हैं। तो उसके बरअक्स फ्रीलांसिंग क्या है कि आप कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ काम, मतलब एज एन एम्प्लॉय काम नहीं करते, एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप काम करते हैं। उनके जो भी प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट आप फुलफिल करेंगे, और प्रोजेक्ट खत्म के बाद आपका और वो कंपनी का भी रिश्ता खत्म हो जाता है। आप ट्रेडिशनली जो काम वगैरह करते हैं उसके अंदर तो आपको 9 to 5 जाना पड़ेगा, एवरी अदर डे, एवरी डे, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे आपको उसके अंदर काम करना पड़ता है। फ्रीलांसिंग इज नॉट लाइक दैट, इट्स मोर कॉन्ट्रैक्चुअल। जैसे आपको घर बनाना है, तो आप मिस्त्री को हायर करते हैं, कारपेंटर को हायर करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। तो ये लोग प्रोजेक्ट नीड्स आप उनको बताते कि मुझको ऐसा ऐसा घर बनाना है, और वो लोग वो प्रोजेक्ट को फुलफिल करते, उसके बाद से मैटर खत्म। आप उन्होंने कुछ सर्विस अदा करी और आपने उनको पैसे दे दिए, तो उसके बाद मैटर खत्म होता है। तो फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो लाइक दैट, कि आप कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ नहीं काम करते, बल्कि अलग अलग कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, और इसके अंदर यू वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो डिजिटल फ्रीलांसिंग में ये है कि जैसे आप ट्रेडिशनल कारोबार करते हैं, आप चीज खरीदते, चीज बेचते, दुकान डालते, ये करते, इसके अंदर आप जिस चीज का कारोबार कर रहे हैं वो है आपका स्किल। ठीक है? तो इट इज, एक हिसाब से कहा जाए तो दिस इज स्किल बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है? कि आप आपकी स्किल में एक कोई चीज, एक पर्टिकुलर फन में आप महारत हासिल करते हैं, और उसको यू सेल दैट एज अ सर्विस। ठीक है? कि किसी को कुछ बनाना है, किसी को कुछ लोगो बनाना है, पोस्टर बनाना है, तो वो लोग आपके पास आते हैं, आपके पास यू हैव द स्किल सेट कि आपको आप ये टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो आपको हायर करते हैं, एंड यू प्रोवाइड दैट स्किल एज अ सर्विस। तो इन इन अ नटशेल इसको ये ऐसे भी देखा जाए कि डिजिटल फ्रीलांसिंग डिजिटल फील्ड में स्किल परमबली एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है? तो इसकी थोड़ी बहुत खूबियां भी हैं, खामियां भी है। तो पहले खूबियां क्या है कि इसके ना फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। आप ट्रेडिशनल जॉब करते हो 9 to 5 आपको काम करना पड़ता है, मगर फ्रीलांसिंग में क्या है कि सम वॉट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आज आपको लगता है कि आप कहीं बाहर जाना है, कहीं कहीं भी इन्हें सब्जी भेज दी, कि बच्चे को कहीं हॉस्पिटल लेकर जाना है, दुकान जाना है, या कोई भी चीज़ जाने का, तो एक टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वो काम को कोई और दिन कर सकते हैं। कोई डे का कोई फिक्स्ड वो नहीं है। समझ में आ रहा है? आप चाहे 9 to 5 काम करें आपके घर के अंदर, या आपको रात को काम करना पसंद है, आपको दिन में सोना है या दिन में दूसरे काम है, तो आप रात को भी काम कर सकते हैं। द पर्सन ऑन द अदर साइड जो आपको हायर करता है, वो जनरली इतना केयर नहीं करता है कि आप स्पेसिफाइड आवर्स में काम करें, कि 9 से 5 बजे तक ही काम करना है, उसके उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। बल्कि आप डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट आप डिसाइड करते हैं कि भाई, कि इसके अंदर इसके हिसाब से कैसा आपको टाइमिंग थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे। कभी आपको छुट्टी लेना है, तो आप एक दिन छुट्टी लिए बीच में, समझे वेंसडे में छुट्टी लेना है, तो आप फिर वो जो काम आपको करना है वो आप सैटरडे या संडे भी उसको कर सकते हैं। ऐसा ट्रेडिशनल जॉब में नहीं होता। दूसरी बात ये, डिजिटल फ्रीलांसिंग ऑल्सो समवॉट लोकेशन इंडिपेंडेंट, कि अब फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ मलेशिया, मेरे क्लाइंट्स इंडिया में, बैंगलोर में भी है, साउथ अफ्रीका, यूएस, कनाडा, अलग अलग जगह में। आई एम एबल टू कॉन्ट्रैक्ट दीज पीपल, और इन लोग के प्रोजेक्ट्स में कर पाता हूँ। तो इट इज़ लोकेशन इंडिपेंडेंट, आपको कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे, एक ये मेरा छोटा सा जो रूम है, समझे, एक रूम के अंदर बैठ के कंप्यूटर के सामने आप इसको कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यू बी योर ओन बॉस। तो इसके अंदर यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, आप खुद ही डिसाइड करते हैं कि आपको किसके साथ काम करने का है, किस प्रोजेक्ट्स में काम करने का, तो उस हिसाब का फ्रीडम है। एंड देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप टू ग्रो। इसका मतलब क्या है कि आप एक जॉब में जाएंगे तो आप 5 साल काम करेंगे, फिर थोड़ी सी शायद आपको प्रमोशन हो, या थोड़ा सी सैलरी इंक्रीज हो। इसके अंदर आप अगर एक डिजिटल फ्रीलांसिंग में अगर अगर आप एक रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज रीच कर लेते हैं, तो यू कैन ग्रो इन मल्टीपल्स। ठीक है? तो ट्रेडिशनल जॉब में आपको मे बी हर 2-3 साल में प्रमोशन मिले ना मिले, मगर डिजिटल फ्रीलांसिंग में आपकी खुद की मेहनत है, तो इसको आप स्केल कर सकते हैं इजिली। तो इसके अंदर कमाने का भी, अगर इसको अच्छे तरीके से किया जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह अगर रिस्क दे तो उसके ज़रिए ज़रूर अच्छा खासा उसको एक्सपांड किया जाता है। इसकी ये थोड़ी हो गई इसकी खूबियाँ। थोड़ी बहुत खामियाँ क्या है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। अब फॉर एग्जांपल आज ये महीना मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आए, अगले महीने नहीं आए। ठीक है? या 3-4 महीने अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, और मे बी 3 महीने कुछ भी प्रोजेक्ट्स नहीं आए, कम प्रोजेक्ट्स आए। तो इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। ट्रेडिशनल जॉब में आपको महीने का जो भी सैलरी कंपनी दे रही है, 10,000, 15,000, 20,000, वो आपको फ्री हर महीने आता है। यू आर श्योर कि हाँ, मैं ये 1 महीना ऑफिस गया हूँ तो मुझको
महीने के एंड में पगार मिलेगी। फ्रीलांसिंग में वैसा नहीं है कि इट्स नॉट, इसको नेविगेट कर सकते हैं। देयर आर वेज यू कैन, तो आप आपके बिजनेस को ऐसा बनाइए कि यू ऑलवेज हैव क्लाइंट्स एट योर हैंड, कि आपके पास हमेशा क्लाइंट्स आते रहे, मगर एक सॉर्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है कि आज एक महीना क्लाइंट हो सकता है, दूसरे महीना नहीं हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू मार्केट योरसेल्फ वगैरह, जैसे आप आपकी मार्केटिंग करते हैं, जैसे आप क्लाइंट्स ढूंढते वगैरह। मार्केट भी थोड़ा कभी कभार टफ हो सकता है, ऐसे तो हर चीज में मार्केट टफ है, तो उसी तरह डिजिटल फ्रीलांसिंग की मार्केट टफ है। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्रीलांसर्स जो काम करने के लिए रेडी है। तो इसके अंदर आपकी मार्केट पोजीशनिंग और आपका नीश, आप किस फील्ड में स्पेशलाइज करने जाते हैं, उसका वो सब बहुत मायने रखता है इसके अंदर। एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट। क्यों मैनेजमेंट? कि आप कोई जॉब में जाते हैं तो आपको यू आर जस्ट, आपको सिर्फ आपके मैनेजर को जवाब देना है, ठीक है, उसने चार आपको बोला ये एक हफ्ते में ये इतनी फाइलें कंप्लीट करनी है या जो भी काम करना है, आपने कर दिया, बात खत्म हो गई। इसके ना मैनेजमेंट किस एंगल का, क्योंकि वो जो मैंने खूबी बताई कि यू आर योर ओन बॉस, तो यू हैव टू ऑल्सो, आपको सारे जो बॉस के जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है वो भी अदा करनी पड़ती है। तो ये एक खामी बोल सकते हैं। मगर इफ़ यू आर अ पर्सन जो आप बराबर अपना टाइम मैनेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब करते हैं, तो ये खामी को भी ओवरलोक, इसको भी मिटिगेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ी बहुत मैंने फील्ड्स सामने स्क्रीन पे डाली है। तो इसके अंदर डिजिटल फ्रीलांसिंग में बहुत सारी फील्ड है, कुछ इधर मैंने 8 बताई है, इससे ज़्यादा भी है, ठीक है। तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। फेसबुक पे आप फ़ोन खोलते हैं तो आपको आपको जो चीज़ खरीदनी है उसका ऐड आता है, अमेज़न का ऐड आता है। आप कोई वीडियो देखते हो उससे पहले ऐड आता है। तो ये सब ऐड मैनेजमेंट, ऐड मैनेजमेंट, और ये किस तरीके से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सब जगह पे कैसे ऐड को यूज़ किया जाए, कैसे आए, किस तरीके से वो ऐड को लोगों तक पहुँचाया जाए, वो सब डिजिटल मार्केटिंग में आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें। वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो एडिटिंग आपको मालूम है कि आप कोई वीडियो खींचते हो, उसको एक तरीके से आपको प्रेज़ेंट करने का, तो आप एडिट करते हो, उसको कट करते, यहाँ पर ये पार्ट को आगे लाते, ये पार्ट को पीछे लाते, उसके ऊपर थोड़ा टाइटल या टेक्स्ट वगैरह कुछ डालते। कॉपीराइटिंग हो गई। कॉपीराइटिंग क्या है कि कोई भी आप ऐड देखते हैं या कोई भी आप बिलबोर्ड देखते हैं, आप रास्ते पे जा रहे हैं, बड़ा बिलबोर्ड है, तो उसके ऊपर जो वर्डिंग रहती है, वो ऐसे ही उठ के कोई सुबह उठ के कोई नहीं लिख देता है। उसके पीछे बराबर एक्सपर्टीज़ है, एक सोच है, कौन-सी वर्डिंग किन लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेंगी, जो भी वो लोग प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं। तो ये एक खुद ही एक फन है लिखने का काम, कॉपीराइटिंग, ऐड कॉपीराइटिंग। तो उसके बाद हो गया प्रोग्रामिंग, फिर हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। आप गूगल सर्च पे जब आप टाइप करते कि सबसे अच्छा खाना, फॉर एग्जांपल बॉम्बे में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन-सा है, तो सबसे टॉप रिज़ल्ट पे जो चीज़ें आती है, वो टॉप रिज़ल्ट पे लाने के लिए एक प्रोसेस है, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बोलते हैं। क्योंकि आप गूगल पे कोई सर्च करते हैं, हार्डली कोई भी, मुझको नहीं लगता कि 2 से आप सेकंड पेज पे भी जाते होंगे। फर्स्ट पेज पे जो सबसे टॉप पे वही देख लेते हैं आप। तो वो एक अलग फन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, कैसे कोई गिवन कीवर्ड के लिए जो चीज़ आप टाइप कर रहे हैं, उसको कैसे ऊपर लाया जाए। फिर ऑनलाइन तदरीस तालीम जो भी है, तो ये भी आजकल भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रहा है कि आपको कोई सब्जेक्ट में माहिर है, तो आप लोगों को ऑनलाइन ट्यूशन दें, ऑनलाइन टीचिंग कराएँ, ऑनलाइन वीडियो बनाएँ। इसके ज़रिए लोगों ने यूट्यूब पे ही, जैसे हम अभी वीडियो में देखें, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, और उनसे उनकी भी वो सब्सक्राइबर्स जो वीडियो देखते हैं, तो वीडियो से पहले जो ऐड आता है, वो ऐड का एक छोटा-सी हिस्सा आपको आता है, जो प्राइस कंपनी पे करती है। तो अगर आपको बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं, तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे इंडिया में तो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के ज़रिए या ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए, ऑनलाइन कंटेंट के ज़रिए करियर बना दिया। ग्राफिक डिज़ाइन, पोस्टर, लोगो, कार्ड, बैनर, फ्लेक्स, व्हाटएवर, ये सब ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर में आ गया। फिर होता है कोल्ड ईमेलिंग। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, आपने वो खरीदा नहीं, फिर आप देखते हैं अगले दिन आपको आपके ईमेल में ईमेल आता है कि भाई आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है या स्पेशल डिस्काउंट है, या तो ये सब चीज़ें कोल्ड ईमेलिंग, आपको कोई सर्विसेज ऑफर करता है, ये भी एक फन है। तो ये जो मैंने 8 फन बताया हूँ, इसके अंदर ये खुद इससे ज़्यादा भी है, और इनके अंदर भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं। तो ऑब्वियसली सब चीज़ों के बारे में बात तो नहीं कर सकते। तो इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें चूज़ करी है, जिसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम जानेंगे। तो वो 3 चीज़ें क्या है? वो 3 चीज़ें हैं ये। फर्स्ट हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग की, फिर उसके बाद करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन, फिर प्रोग्रामिंग की। क्यों, मैं खुद वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, और प्रोग्रामर्स के साथ मेरा संबंध रहता है। मैं
उन लोगों के साथ काम करता हूँ, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मैंने प्रोग्रामर से बात भी किया हूँ कि प्रेजेंटेशन में क्या बताना चाहिए, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें मुझको बताई है, वो जो मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक तफसीली नज़र लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो वीडियो एडिटिंग, ठीक है? इसके अंदर तखस्सुसात है थोड़े बहुत, और इसके अंदर ओवरलैपिंग तखस्सुसात है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक कोई मुस्तकिल ही फ़ील्ड हो, थोड़ी बहुत फ़ील्ड्स मुस्तकिल है, मगर साथ ही साथ सब में ना मेल है, समझे? तो मोशन ग्राफ़िक्स का मेल 2D एनिमेशन के साथ भी हो जाए, या वीडियो एडिटिंग का ओवरलैपिंग मोशन ग्राफ़िक्स से भी हो जाए, तो ऐसा है। तो सबसे पहले तो देखेंगे मोशन ग्राफ़िक्स है, उसके बाद कि ये शेप्स को कैसा मूव करते हैं, कोई सर्कल है, कोई शेप है वगैरह, उसको मूव करते हैं, तो दैट इज़ मोशन ग्राफिक्स। आप कोई कोई न्यूज़ का चैनल आप देखते हैं, तो सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ करके नीचे आता है, दैट इज़ मोशन ग्राफिक्स। तो मोशन ग्राफिक्स हमारे आजू-बाजू सब जगह है। तो उसके बाद एक और फ़ील्ड आई जो 2D एनिमेशन है। तो 2D एनिमेशन का थोड़ा बहुत ओवरलैप मोशन ग्राफिक्स के साथ भी होता है। मगर इसके अंदर जनरली 2D एनिमेशन में कैरेक्टर एनिमेशन और जैसे कार्टून्स होते हैं, 2D कार्टून्स वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो एडिटिंग जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप कोई वीडियो खींचते हैं, उसको बराबर से एडिट करके आप प्रेज़ेंट करते हैं, तो दैट इज़ वीडियो एडिटिंग। 3D एनिमेशन, कोई चीज़ को 2D जो हाइट और लेंथ और ब्रेड्थ जो रहती है, उसको आप 3 डायमेंशंस में बनाते हैं, तो वो 3D एनिमेशन बन जाता है। ये खुद एक फ़न है, इसके 3D एनिमेशन के अंदर में भी बहुत सारी स्पेशलिटीज़, जो आप जैसे बड़े-बड़े स्टूडियो, डिज़्नी हो गया, ड्रीमवर्क्स हो गया, बड़े-बड़े जो एनिमेशन स्टूडियोज़ रहते हैं, इसके अंदर लोग स्पेशलाइज़ करते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल ही गया कि वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन, जो 2 चीज़ हम अभी उसके बाद में प्रोग्रामिंग, 2 चीज़ जो वेरी सिमिलर रिलेटेड है, डिजिटल एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन। इसका मेन मकसद क्या है कि यू यू डू विजुअल स्टोरी टेलिंग, ठीक है? आप कोई ऐड देखते हैं, आप कोई वीडियो देखते हैं, तो वो एक चीज़ कन्वे कर रहा है, ठीक है? वो कन्वे करने का आर्ट, वो चीज़ पहुँचाने का, वो स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है, वो ये वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है? तो एक हिसाब से दिस इज़ द आर्ट ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग, ठीक है? आप कोई मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं आपकी ऑडियंस को, ये सब चीज़ों के ज़रिए करते हैं। मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन के ज़रिए आप ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है मोशन ग्राफिक्स का, आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हो गया, ये क्विंट आप जानते होंगे कुछ लोग, जो एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ ऑर्गनाइज़ेशन है, तो ये लोग इंटरव्यू करते हैं, तो दैट इंटरव्यू हैज़ टू बी एडिटेड, समझे? वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, वो 1 घंटे का जो रिकॉर्डिंग है, उसको कट करके बराबर से पीस करके, उसकी जो अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसको बराबर फिक्स करके, उसको एक बाकायदा एक वीडियो की शक्ल में लाने का एक प्रोसेस है। दैट इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ वीडियो एडिटिंग। तो इसके अंदर 33 मिनट्स का इंटरव्यू है, हो सकता है 1 घंटे का इंटरव्यू हो, और उसके अंदर से उन्होंने कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स लाके बताए हो, तो दैट इज़ द गोल ऑफ वीडियो एडिटिंग। ये हो गया 2D एनिमेशन, जैसे आपके सामने देख सकते हैं कैरेक्टर मूव हो रहा है, दिस 2D एनिमेशन। वही चीज़ 3D की तरफ से, 3 डायमेंशंस में लेंथ, हाइट एंड ब्रेड्थ ले लेंगे, तो दैट बिकम्स इन 3D। तो इसके थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं। अब रही बात सॉफ्टवेयर की, तो इसके ना थोड़े फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं, थोड़े पेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं। मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है कि यूजुअली जब लोग सीखना स्टार्ट करें, तो आप कोई भी कंप्यूटर की दुकान में जाके वहाँ पर बोलेंगे भाई आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर प्रो डाल के देना है, तो कंप्यूटर वाला डाल के देगा, वो पुराना वर्ज़न आपको कम प्राइस में डाल के दे सकता है। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑलराइट, आप ये पेड सॉफ्टवेयर जो भी है, खरीदने वाला जो भी सॉफ्टवेयर है, वो भी कोई कंप्यूटर की दुकान में जाके सस्ते में डलवा सकते हैं। इसका एक्चुअल प्राइस ज़्यादा रहता है अगर आपको लेटेस्ट वर्ज़न चाहिए रहता है, मगर आप सस्ते में अगर आपको करवाना है, आप जस्ट सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको सारे एडवांस फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप कोई भी कंप्यूटर की दुकान में जाएँगे, तो ये सॉफ्टवेयर्स आप जो पेड वाले भी वो खरीद सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब वीडियो एडिटिंग के लिए डाविंची रिज़ॉल्व, इज़ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, और ये सॉफ्टवेयर फ्री है। आप इसको आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन पे एडिट करने का, तो इन शॉर्ट कैपकट, ठीक है? वैसे पेड सॉफ्टवेयर में एडोबी प्रीमियर प्रो आ गया, फाइनल कट आ गया। मोशन ग्राफिक डाविंची रिज़ॉल्व अगेन मोशन ग्राफिक्स के लिए भी यूज़ होता है, और पेड सॉफ्टवेयर में आफ्टर इफेक्ट्स और एडोब एनिमेट हो गया, ये मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज़ होगा। 3D करने के लिए आपको ब्लेंडर है, दिस इज़ आल्सो फ्री, इसको आप आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, और सिनेमा 4D व्हिच इज़ अ पेड सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो ये सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए आप आप वीडियो एडिटिंग और इसके जो सब फ़ील्ड्स है, इसकी जो स्पेशलाइज़ेशन है, उसके अंदर आ सकते हैं।
लेट्स कम टू ग्राफिक डिज़ाइन, थोड़ा एक देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ग्राफिक डिज़ाइन में भी अलग-अलग तखस्सुसात है। मैंने 3 यहाँ पर सामने बताया हूँ। जैसे लोगो डिज़ाइन और ब्रांडिंग। लोगो डिज़ाइन और ब्रांडिंग का एक बहुत अलग ही फ़न है, ठीक है? उसके अंदर भी लोग बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं। फ़ोटो कंपोजिटिंग और एडिटिंग। तो फ़ोटो एडिटिंग तो वो हो गया भाई, थोड़ा चेहरे के ऊपर ज़रा ब्राइटनेस बढ़ा दो, ये थोड़ा कम कर दो, कम। मैं फ़ोटो कंपोजिटिंग में एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगा आपको कि अलग-अलग फ़ोटो से एक नया फ़ोटो बनाया जाए, समझे? तो दैट इज़ फ़ोटो कंपोजिटिंग। यूज़र इंटरफ़ेस और डिज़ाइन, यूज़र यूआई यूएक्स जिसको बोलते हैं, ये भी आजकल एक इमर्जिंग फ़ील्ड है कि आपके फ़ोन में जैसे कहाँ बटन होना चाहिए, सामने जो बटन आ रहा है, आपकी स्क्रीन में जो जो कुछ भी दिख रहा है, वो किस तरीके से होना चाहिए, कि व्हाट शुड बी द डिज़ाइन, उसकी शक्ल क्या होनी चाहिए, वो यूआई यूएक्स में आ जाता है, ठीक है? तो ये थोड़ी बहुत तखस्सुसात है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो डिज़ाइन, लोगोज़ हर जगह है, ठीक है? लोगो डिज़ाइन की मिसाल यहाँ पर है। ये सारे लोगोज़ के पीछे डिज़ाइनर्स बहुत मेहनत करते हैं, इसको बराबर स्टडी करते हैं, कैसा इसको करा जाए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दिया वो लोगो बन जाता है, वैसा नहीं है। उसका एक प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लोगो मिलता है जो जो आपकी ब्रांड के साथ सिनोनिमस होता है। अब मैं आपको ये लोगो बता दूँ, आप इमीडिएटली पहचान सकते हैं कि एयरटेल है, ओके, बजाज, एयर इंडिया, महिंद्रा। आपको मालूम पड़ जाता है, अच्छा ये कंपनी ये करती है। एयरटेल से आप बात करते हैं और बजाज स्कूटर बनाती है, महिंद्रा गाड़ी बनाती है, टाटा ट्रक्स वगैरह बनाता है। तो द ब्रांड और लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी कंपनी जिसको अपना नाम बनाना है मार्केट के अंदर। ये एक एग्जांपल है फोटो कंपोजिटिंग का। देखिए कैसे अलग-अलग फोटो रख के डिजाइनर ने कुछ अलग बनाया है। तो दिस इज फोटो कंपोजिटिंग। ये होगा यूआई यूएक्स, कौन सी चीज़ कहाँ बटन कैसा होना चाहिए, कितना ये पूरा स्क्रीन का लेआउट कैसा होना चाहिए, या यूआई यूएक्स है। ये सब इंडिविजुअल फील्ड है, इसके अंदर लोग एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं। तो मुफ़्त में जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो गिम्प, आप देख सकते हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए। खरीदने वाला जो है फ़ोटोशॉप मेनली यूज़ होता है एडिटिंग के लिए, और लाइटरूम लाइटिंग एडजस्ट करने के लिए कोई भी फ़ोटो की। वेक्टर इलस्ट्रेशन, वेक्टर इलस्ट्रेशन वो है जो एक्चुअली फ़ोटो और इलस्ट्रेशन 2 अलग-अलग चीज़ है, ठीक है? फ़ोटो इज़ बेसिकली आप जो लाइट को एक रास्टर इमेज के शक्ल में जो पकड़ते हैं, वो फ़ोटो है। जो आप ड्रॉ करते हैं इन द सेंस कि आप कंप्यूटर के ज़रिए लाइन बनाते हैं और जो भी आर्ट वर्क बनाते हैं, वो वेक्टर इलस्ट्रेशन होता है। तो ये दोनों की किस्में आप ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे, वेक्टर वर्सेस रास्टर इमेज, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या डिफरेंस है। तो वेक्टर इलस्ट्रेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है यूजुअली इंकस्केप यूज़ कर सकते हैं आप, और जो पेड सॉफ्टवेयर है वो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, लाइटरूम, ये सारी जो मैंने पहले भी जो बताया यहाँ पर, जो अडोबी के जो सॉफ्टवेयर्स है, जैसे अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, एनिमेट, प्रीमियर प्रो, ये सारे अडोब कंपनी जो है उसके सॉफ्टवेयर्स है। वैसे इलस्ट्रेटर और ये सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, हर जगह यूज़ होते हैं। आप कोई भी दुकान में जाएँगे तो आपको डाल के दे देगा कम पैसों पे। इसके फुल वर्जन्स के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, मगर स्टार्ट करने के लिए आप फ्री वर्जन या सबसे सस्ता वाला वर्जन भी उठा लेंगे, तो जस्ट टू लर्न द बेसिक्स, ठीक है? बेसिक सीखने के लिए काफ़ी रहना चाहिए। दूसरा यूआई यूएक्स के लिए फिग्मा यूज़ होता है, स्केच एक और सॉफ्टवेयर है, अडोबी का दूसरा एक सॉफ्टवेयर है व्हिच इज़ कॉल्ड अडोबी एक्सडी, वो भी यूज़ होता है। आजकल बहुत पॉपुलर है वो है कैनवा, ठीक है? तो कैनवा का फ्री वर्ज़न भी है और पेड वर्ज़न भी है। ये सारा प्रेज़ेंटेशन मैंने जो बनाया है वो कैनवा के अंदर बनाया है, ठीक है? आप पावर पॉइंट में जैसा प्रेज़ेंटेशन बनाते हैं, वैसे कैनवा इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। आप फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर पे भी डाल सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अच्छे ग्राफ़िक्स वग़ैरह या पोस्टर या लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। मगर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसको सीखना तो ज़रूरी है, बहुत सारी कंपनीज़ का ज़्यादातर काम इस पे ही हो जाता है, मगर दिस इज़ नॉट इनफ, बिकॉज़ एज़ अ लोगो डिज़ाइनर, एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर भी जानना ज़रूरी है, कि आप कैनवा के बेसिस पे ही पूरा करियर नहीं बना सकते। कैनवा बहुत ज़रूरी है, मगर दूसरे भी जानना, वो जो फंडामेंटल जो उसूली सॉफ्टवेयर है वो इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप है, ग्राफ़िक डिज़ाइन के लिए। तो ये दोनों को सीखना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये सीख गए, उसके बाद कैनवा बहुत ईज़ी हो जाता है, और आप जो भी कैनवा से काम आसान कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। अब ये पूरा प्रेज़ेंटेशन मैं इलस्ट्रेटर में भी बना सकता हूँ, फ़ोटोशॉप में भी बना सकता हूँ, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बिकॉज़ ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारे फीचर्स हैं ना, बहुत मुश्किल से बहुत कोई रिज़ल्ट मुझे पाना है तो कोई थोड़ी मुश्किल से होता है। तो उसके बजाय मैंने कैनवा यूज़ कर दिया कि फटाफट सब जल्दी-जल्दी में ये प्रेज़ेंटेशन अच्छा लुकिंग प्रेज़ेंटेशन बना पाऊँ। तो आप कैनवा फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, पेड वाले में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा थोड़े बहुत फीचर्स मिलते हैं। तो ये जो 2 फ़ील्ड्स की ग्राफ़िक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग की बात अपने हमने थोड़ी कर ली। दूसरी एक फ़ील्ड है ये, तो प्रोग्रामिंग तो एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है, ठीक है? तो इसके अंदर मैंने 3 तख़स्सुसात मेंशन किए, ऐसे इसके बहुत सारे स्पेशलिटीज़ हैं। तो फर्स्ट स्पेशलिटी एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बोल सकते हैं।
फिर वेब ऐप डेवलपमेंट बोल सकते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं आप, समझे। तो ऐप कोई डेवलप करना है, कोई फॉर एग्जाम्पल शामिला है, ठीक है, आप बहुत सारे लोग ने शामिला यूज किया होगा। तो शामिला इज अ डेस्कटॉप ऐप, एप्लीकेशन है जिस जो किसी ने बनाया है प्रोग्रामिंग करके, कि आप ये बटन दबाते तो ये होता है, ये किताब खुलती है, ये सब होता है। तो ये ऐप डेवलपमेंट। एक और जो बहुत इमर्जिंग फील्ड है वो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, ठीक है। तो इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर न्यूरल मॉडल्स जैसा, दिमाग के अंदर जैसा न्यूरॉन्स जैसा कोई मेमोरी स्टोर करते, उसको रेप्लिकेट करके कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर लर्निंग, प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो वो ये खुद ही एक बहुत बड़ा फन है। और इसको मशीन लर्निंग कहते हैं, मतलब द कंप्यूटर लर्न्स, ठीक है। अगर आप यूट्यूब देखते होंगे तो अगर आप कोई कोई वीडियो चेकआउट करते हैं, तो जब आप वो वीडियो देखते हैं तो आप फिर देखेंगे अगले दिन आप यूट्यूब में फिर से जाएंगे तो उससे सिमिलर वीडियोस आते हैं। वो मशीन लर्न करता है, इट लर्न्स आपको क्या पसंद है, क्या ना नहीं पसंद है, कौन सा वीडियो आप लंबे टाइम तक देखते हैं, कौन सा वीडियो आप कम टाइम तक देखते हैं। ये सारा डेटा वो गैदर करके उसको प्रोसेस करके वो आपको रेकमेंड करता है वीडियोस। तो ये पूरा एक अलग फन है प्रोग्रामिंग के अंडर में। और भी बहुत सारे इसके अंदर स्पेशलिटीज है। इसकी इसके थोड़ी डिटेल में बात करने में वेब ऐप डेवलपमेंट का के बारे में थोड़ी बात कर दूंगा, इसके क्या जो मूविंग पार्ट्स है, क्या मेन एसेंशियल पार्ट्स है, ठीक है। क्योंकि मशीन लर्निंग तो एक बहुत ही अलग फील्ड है, उसके अंदर तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा अगर उसके बारे में स्टार्ट करेंगे बात करने में। तो कोई भी एक वेब ऐप होता है ना, उसके है ना दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक बोलते हैं फ्रंट एंड और दूसरा बोलते हैं बैक एंड। तो फ्रंट एंड क्या हो गया, जो भी आपको स्क्रीन पे दिखता है ना, जो यूजर को, जो यूज इस्तेमाल करने वाले को मिलता है, जो यूजर को दिखता है। ओके, आप फेसबुक पे जाते हैं तो वहां पर फेसबुक का एफ लिख को रहता है, ऊपर शेयर बटन रहता है, लाइक बटन रहता है। जो भी आपको सामने जो दिखता है ना, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। बैक एंड वो हिस्सा है जो यूजर को नहीं दिखाई देता है, वो पीछे होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप लाइक बटन दबाते किसी के पोस्ट के ऊपर, कोई फेसबुक पे किसी ने पोस्ट की है, तो आप लाइक बटन दबाते, तो लाइक, वो फेसबुक को कैसा मालूम पड़ता कि ये बंदे ने इसकी पोस्ट पे लाइक किया है और कितने लाइक्स आए, और किसने किसने दूसरे कोई इमोशंस डाला है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें बैक एंड पे होती है। ये पीछे कंप्यूटर जो इन लोग के जो बड़े बड़े सर्वर फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस रहते हैं, बड़े बड़े गोदाम रहते हैं जहां पर सिर्फ सर्वर रहते हैं, ठीक है, जो ये सब कंप्यूटर्स प्रोसेस करते हैं। तो ये सब चीजें बैक एंड में होती है, ये यूजर को नहीं दिखाई देती। तो कोई भी एप्लीकेशन आप देखेंगे तो उसके अंदर दो एसेंशियल पार्ट्स जो रहते हैं वो फ्रंट एंड रहता है और बैक एंड रहता है। तो ये इसके अंदर थोड़ा और डिटेल्ड डायग्राम है, इसको ये वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के साथ है। तो देख सकते हैं फ्रंट एंड, व्हाट द यूजर सीज एंड इंटरेक्ट्स विद। तो फ्रंट एंड का वो पार्ट है कि बटन ऐसा क्लिक क्लिक का एनिमेशन आना चाहिए, या सामने क्या डिस्प्ले होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। और क्या लिंक किस कैसा दूसरे पेज के सेक्शन में जाया जाए और कैसा नहीं जाया जाए, ठीक है। तो ये सब फ्रंट एंड में आ गया। दूसरा उसके जो पीछे जो मेजर पार्ट जो होता है वो बैक एंड होता है, कि डेटाबेस मैनेजमेंट और कंट्रोल लॉजिक, ऐप लॉजिक, जो भी कैसे कोई चीज को प्रोसेस करे। जब आप लाइक बताते हो तो हाउ डज फेसबुक नो, फेसबुक को कैसा मालूम कि ये लाइक है, ये फला ने इसकी फला की पोस्ट पे लाइक किया है। तो ये सब बैक एंड का कमाल है। तो प्रोग्रामर्स की तीन मेन किस्में बोल सकते हैं। तो एक होता है जो फ्रंट एंड प्रोग्रामर, ठीक है, ये ऐसा प्रोग्रामर जो सिर्फ फ्रंट एंड से रिलेट करता है, उसके अंदर माहिर रहता है। दूसरा होता है बैक एंड प्रोग्रामर, तो बैक एंड जो वेब एप्लीकेशन लॉजिक वगैरह कैसा कोई चीज प्रोसेस हो उसके ऊपर होता है। तो तीसरा टाइप जो रहता है उसको कहते हैं फुल स्टैक प्रोग्रामर। फुल स्टैक प्रोग्रामर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की उसको जानकारी रहती है। तो वो आपको एक एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पूरा करके देगा, ठीक है। यूजली कंपनीज में क्या होता है कि देर आर स्पेशलिस्ट फॉर टू डू फ्रंट एंड डिजाइन एंड देर आर स्पेशलिस्ट टू डू बैक एंड डिजाइन। थोड़े फुल स्टैक, थोड़ी अगर छोटी कंपनी हो कि दे के नॉट, वो लोग एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड नहीं हायर कर सकते, तो वो लोग फुल स्टैक शायद हायर कर ले, ताकि उनको दो लोगों को हायर ना करना पड़े। तो वैसे ही तो फुल स्टैक प्रोग्रामर ऐसा प्रोग्रामर है जो फ्रंट एंड और बैक एंड और डेटाबेस पूरा हैंडल कर पाता है, ठीक है। ठीक है, वो एक एप्लीकेशन बना सकता है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। उसके अक्स में फ्रंट एंड सिर्फ फ्रंट एंड ही बना सकता है, और बैक एंड प्रोग्रामर बैक एंड ही देख सकता है। तो प्रोग्रामिंग की ज़माने हैं ऑब्वियसली, जैसे हम इंग्लिश, उर्दू, अरबी बात करते हैं, वैसे प्रोग्रामिंग की भी लैंग्वेजेस है कंप्यूटर को जैसा बताया जाए। तो फ्रंट एंड की जो मेन तीन लैंग्वेजेस जो आपको सीखनी है अगर आपको इस फील्ड में आने का है, वो है जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस। ये तीन चीज़ फ्रंट एंड का बेसिस बनता है। इसके अंदर और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसके अंदर आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, मगर ये तीन अगर आपको फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है तो ये तीन तो सीखना ही पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, ठीक है।
बैक एंड में कोई एक लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने मेंशन किया C++ है, C# है, जावा है, पाइथन है, रूबी है, PHP है, पर्ल है, बहुत हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। इसके यहाँ पर सिर्फ मैंने 4 मेंशन करी, ठीक है। मगर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, आपको इसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करके उसके अंदर आपको अगर बैक एंड में है तो यू स्टार्ट विद वन लैंग्वेज। आपको पाइथन अच्छा लगता है तो आप पाइथन से स्टार्ट करें, आपको C# अच्छा लगता है तो, या जावा अच्छा लगता है तो, जो लैंग्वेज आपको का यूज आप के सिनारियो जैसा देखा जाएगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन लर्न दैट लैंग्वेज। तो आजकल के जो करंट ट्रेंड है उसके ना, पाइथन इज अ वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज। क्यों? पाइथन से आप वेब ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और आप डेटा साइंस भी कर सकते हैं, मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे नए जो प्रोग्रामर्स हैं जो नए फील्ड में आते हैं, और इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, ये सीखने को भी बहुत इजी है, क्योंकि इसका जो सर्फ और नहू जैसा बोलेंगे, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी सर्फ और नहू, सिंटैक्स जिसको बोलते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सर्फ और नहू रहता है वो अलग अलग लैंग्वेजेस का अलग अलग रहता है। तो उसी उसी हिसाब से पाइथन का सर्फ और नहू थोड़ा ईजी है सीखने में, कंपेयर टू C++ का थोड़ा डिफिकल्ट है, C# या जावा का। मगर इन बाकी लैंग्वेजेस का भी पर्पस है। थोड़े थोड़े फील्ड्स में कोई कोई एप्लीकेशन में या कोई प्रोजेक्ट में आपको C# या C++ का की ज़रूरत पड़े, या जावा तो बहुत ही पॉपुलर है, हर जगह आजकल जावा यूज़ होता है, तो वो भी आप सीख सकते हैं। मगर फॉर अ स्टार्ट आपको अगर चाहिए तो एक वाइड लैंग्वेज अगर आपको सीखने का, कि आप अगर वो लैंग्वेज के बेसिक सीख जाए तो आप दूसरी तखस्सुसात में भी स्पेशलाइज या घुस सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट एंड और बैक एंड की बात। तो ये मैंने एक थोड़ा एक बहुत तो इन डेप्थ नहीं गया हूँ, मगर जो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग की जो बात बात करा हूँ मैंने, तो ये सेक्शन खत्म होता है। यहाँ पर थोड़ा मुझको मुवाज़ना प्रेज़ेंट करना है, थोड़ा कंपैरिज़न प्रेज़ेंट करना है कि इन तीनों में से, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन के, इन टर्म्स ऑफ शरिया कंप्लायंसी एंड बैरियर फॉर एंट्री एंड स्कोप। तो शरिया कंप्लायंसी का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर आपको आपका स्पेशलाइज़ेशन, आपका नीश, आपकी जो फ़ील्ड में आप काम कर रहे हैं, ऐसी फ़ील्ड चूज़ करना है जहाँ पर आपको नॉन शरिया कंप्लायंट चीज़ें ना करना पड़े। कि कोई वीडियो या एड बनाना हो, या पोस्टर बनाना हो, या ग्राफ़िक डिज़ाइन में भी वैसे ही करना हो, तो उसके अंदर आपको ऐसी चीज़ें ना करना पड़े जो शरीयत के खिलाफ हो, कि मेबी मतलब न्यूडिटी हो या व्हाटएवर, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको स्पेसिफिक फ़ील्ड में चूज़ जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कम इन इन द 3, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग में, शरिया कंप्लायंसी के हिसाब से मुझको प्रोग्रामिंग ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें शरिया कंप्लायंट नहीं है वो कम है, और जो शरिया कंप्लायंट है वो ज़्यादा है, ठीक है? वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन में भी ऐसा नहीं है कि शरिया कंप्लायंसी नहीं है, मगर कंपेयर्ड टू प्रोग्रामिंग थोड़ा कम शरिया कंप्लायंसी है, ठीक है? तो इसके अंदर, मगर मैं डोंट लेट दिस, या आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि आपको मालूम पड़े कि आप किस चीज़ में घुस रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। बैरियर फॉर एंट्री, तो बैरियर फॉर एंट्री मतलब आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट किस हिसाब से होना चाहिए, तो इसके ना प्रोग्रामिंग का सबसे लोएस्ट बैरियर फॉर एंट्री है। बिकॉज़ आप एक नॉर्मल कंप्यूटर भी ले लेंगे ना, तो आप उसके ऊपर प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए कंप्यूटर थोड़ा ठीक-ठाक होना चाहिए। वीडियो एडिटिंग के लिए थोड़ा और अच्छा कंप्यूटर होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस फ़ील्ड में उतर जाते हैं, सीखने के लिए कोई भी कंप्यूटर चलेगा, ठीक है? आप कोई भी पुराना लैपटॉप है, सीखने के लिए तो सब ठीक है, मगर फिर भी उस कंपैरिज़न में प्रोग्रामिंग का सबसे कम लो बैरियर फॉर एंट्री है। और स्कोप में मेरे हिसाब से तीनों में स्कोप अच्छा ही है। अगर आप, बिकॉज़ सबके अंदर सब फ़ील्ड ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप स्कोप में तो आई थिंक सब इक्वल है। प्रोग्रामिंग में शायद ज़्यादा स्कोप हो, ठीक है? मगर ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग में भी अगर आपको वो ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो उसके अंदर भी स्कोप है, ठीक है? इन तीनों में एक हलाल करियर बनाया जा सकता है, फुल फ्लेज्ड। ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये वो बात नहीं है। अगर आप फ़ील्ड को बराबर, नीश को बराबर सिलेक्ट करते हो, तो आप ज़रूर इसके अंदर इंशाल्लाह करियर बना सकते हैं। अब थोड़ी बात करेंगे सीखने के तरीके के ऊपर, ठीक है? तो फ्रीलांसिंग अगर सीखना है ना, तो मैं वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन करता हूँ। मैंने यूट्यूब और गूगल से सब चीज़, जो भी चीज़ें मैंने सीखी है, यूट्यूब और गूगल से सीखी है। बहुत सारे लोग इंटरनेट का खराब यूज़ करते हैं,
टाइम पास करते हैं, टिकटॉक पे टाइम वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करेंगे, अगर आप गूगल और यूट्यूब को बराबर से यूज करेंगे, इंस्टाग्राम को भी बराबर से यूज करेंगे, तो यू कैन मेक मिलियंस, आप लाखा कमा सकते हैं। मगर बराबर राइट माइंडसेट होना चाहिए उसके लिए, टाइम मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए, और कैसे सर्च करना है वो आपको बराबर आना चाहिए। तो यूट्यूब और गूगल पे कोई भी चीज सीखने के लिए मैंने थोड़ी बहुत की वर्ड्स आपको बताए। कोई भी चीज सीखना है, हाउ टू लर्न ग्राफिक डिजाइन, हाउ टू लर्न जावा, यूट्यूब पे आप डालेंगे तो हजारों की तादाद में आपको ट्यूटोरियल्स लोग देंगे जो लोगों ने बनाया, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई एक पैसा नहीं देना पड़ता सीखने के लिए। ऑब्वियसली इंटरनेट और कंप्यूटर तो का तो कॉस्ट है, मगर सीखने के लिए पैसे नहीं देना, ठीक है। तो हाउ टू लर्न ग्राफिक डिजाइन आप टाइप करेंगे तो आपको ट्यूटोरियल आ जाएगा। हाउ टू लर्न जावा, उसके भी हजारों ट्यूटोरियल आ जाएंगे। हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, पहले फर्स्ट कीवर्ड था हाउ टू लर्न, फिर उसके बाद हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, हाउ टू डिजाइन अ लोगो। आप ये टाइप करेंगे तो आपको लोग गाइडेंस देंगे। इसके ना सारा गाइडेंस सेम नहीं है, थोड़ा गाइडेंस अच्छा रहता है, थोड़ा गाइडेंस अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा वीडियोस जो रहते हैं वो खराब रहते हैं, बराबर से समझ में नहीं आता है। तो इसके ना ट्रायल एंड एरर आपको करना पड़ेगा, जब तक कि आप अच्छे वीडियो तक नहीं पहुंचते, ठीक है। और क्या कीवर्ड्स हो गया, ट्यूटोरियल, आप ट्यूटोरियल, पाइथन ट्यूटोरियल, जावा ट्यूटोरियल, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल, वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, ये डालोगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज और वीडियोस यूट्यूब पे आ जाएंगे जो लोगों ने बनाया है, ठीक है। वैसे ही आपको हिंदी और उर्दू में प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स और ग्राफिक डिजाइन वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स आजकल हिंदी और उर्दू में भी है, बहुत सारे भर भर के, बिकॉज इंडिया में इतने सारे प्रोग्रामर्स हैं, इतने सारे लोग ग्राफिक डिजाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने ट्यूटोरियल भी हिंदी और उर्दू में बनाया। तो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी और उर्दू, यही सेम चीज आप हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट उर्दू ऐसा टाइप करेंगे तो किसी ने अगर उर्दू के अंदर कोई पूरा गाइड वगैरह किया है तो वो आपको दिखने में आएगा। तो एक और कीवर्ड वो क्या है, कोर्स, HTML CSS कोर्स, कोर्स डालेंगे तो आपको सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे यूट्यूब पे। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, ज्यादातर यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। ये हो गया ऑनलाइन सीखने का तरीका। तो यहाँ पर ये एक चैनल है GFX मेंटोर करके, ये सारा बहुत सारी चीजें इसके ना कवर की है। आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स मोशन ग्राफिक्स के लिए, प्रीमियर प्रो वीडियो वीडियो एडिटिंग के लिए, फोटोशॉप, UI UX और इलस्ट्रेटर, सारी चीज ये इमरान इनका नाम है, और इन्होंने बनाया है चैनल, और इसके ऊपर आई थिंक 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो GFX मेंटोर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे उर्दू और हिंदी में। देखिए इलस्ट्रेटर का पूरा कितने 42 वीडियोस है इन्होंने बनाया, और 8 मिलियन व्यूज है इसके ऊपर, 8 मिलियन व्यूज, ठीक है। तो इतने ये इन्होंने ट्यूटोरियल बनाया, बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाते हैं और इसके ऊपर अमल भी करते हैं, ठीक है। ये एक और उनका प्लेलिस्ट है फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स। फोटोशॉप में क्या क्या एसेंशियल टूल्स है, क्या क्या स्किल सेट, क्या क्या मेन चीज है, कैसी कोई चीज को किया जाए, वो सब यहाँ पर GFX मेंटर में मिलेगा। ये है कोड विद हरी, कोड विद हरी, हैरी इसने लिखा तो हैरी है, मगर इंडियन है तो हरी ही नाम होना चाहिए, आई थिंक सो। तो इसने हिंदी में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट के ऊपर ट्यूटोरियल बनाया है, और बहुत सारे दूसरे अलग C# है, C++ पे भी। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ यही यूट्यूब पे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर बराबर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलेगी। कोड विद हरी हो गया। ये है फ्री कोड कैम्प, फ्री कोड कैम्प दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, सब चीज़ों के ऊपर लोगों ने ट्यूटोरियल जो बनाया वो अपलोड होता है यहाँ पर। ये भी आप चेक कर, ये इसके अंदर ट्यूटोरियल सारे इंग्लिश में है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये इससे पहले जो मैंने सब बताया वो सब फ्री रिसोर्सेज है। मगर आपको लगता है मे बी आप कोई चीज फ्री में है तो मे बी इंसान को वैसा सेल्फ डिसिप्लिन ना हो। आपको लगता है अगर आप कुछ पे करेंगे तो यूल बी मोर लाइकली टू फॉलो इट, आप उसको ज्यादा कायदे से बराबर उसको फॉलो करेंगे। तो यूडेमी पे सस्ते कोर्सेज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जो भी चीज आपको सीखना हो यूडेमी पे भी सीख सकते हैं। एक और वेबसाइट है कॉल्ड स्किल शेयर, स्किल शेयर मैंने पर्सनली यूज नहीं किया हो, मगर यूडेमी पे भी मैंने यूडेमी पर्सनली यूज किया, उसके लिए मैंने मेंशन किया है कि यूडेमी पे आप कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पाइथन कोर्सेज, तो बहुत सारे लोगों ने पाइथन के कोर्सेज डाले हैं, और आप देख सकते हैं 1,000 स्टूडेंट, 17,000 स्टूडेंट, और ये कम प्राइस में। अब ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ का प्राइस 50 रिंगेट बोला गया है, तो ये आई थिंक अराउंड 1,000 तक, 1,700 1,000 के अंदर में इंडियन रुपीज में आपको मिल जाना चाहिए। ये MIT ओपन कोर्स फेयर है, तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US में है,
उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपना जो उनकी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है उसको ऑनलाइन पोस्ट किया है। तो बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी, मतलब यूट्यूब एक भंडार है इल्म का, ठीक है? आपको जो सीखना है आप सीख सकते हैं। बस आपको बराबर एक टेक्नीक समझ में आना चाहिए और एक फ़ोकस, और बराबर कायदे से अगर आप सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब एमआईटी ओपन कोर्सर पे आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग के बारे में, मतलब जैसे वेबसाइट बनाना में भी शायद ना मिले। इसके ना थियरी पार्ट बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि प्रोग्रामिंग का जो एक तो होता है आप प्रोग्राम करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, मगर जो फंडामेंटल्स ऑफ जो उसूल ऑफ प्रोग्रामिंग जो है ना, या उसूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो सब एमआईटी ओपन कोर्सर पे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग पाइथन। तो कंप्यूटर साइंस के बहुत सारी जो, ये एमआईटी बट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का लेक्चर्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल कर दिए गए। तो ये तो सब ऑनलाइन तरीके थे। ऑफलाइन तरीका ये हुआ कि आप कोई एक इंस्टीट्यूट में जाके डिप्लोमा करें, ऐप डेवलपमेंट डिप्लोमा वगैरह। तो इसका थोड़ा कॉस्ट, जैसे मैंने यूडेमी में आपको 1,000 रुपये में मिल जाए। 1,000 इसके इंस्टीट्यूट में यूजली थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहता है। मगर इफ़ यू थिंक आपको कोई एक फिजिकल जगह जाके ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? अलग अलग लोगों का अलग अलग पढ़ाई और पढ़ने का अंदाज रहता है, ठीक है? थोड़े लोग ऑनलाइन भी पढ़ लेते, फ्री वाला भी पढ़ लेते, थोड़े लोग को थोड़ा पैसा देते तभी उनके दिमाग में जाते, उन्होंने बाकायदा पढ़ते हैं। थोड़े लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा, कोई इंस्टीट्यूट में जाके डिप्लोमा डिग्री लेंगे तो वो करेंगे। तो अलग-अलग लोगों का वो है। अगर आपको डिग्री लेना है तो इसके ना बैचलर बीएससी आईटी कर सकते हैं, या बीसीए कर सकते हैं। बीसीए इज़ बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है? तो ये डिग्री आप कर सकते हैं। यूजुअली ये जो डिजिटल फ्रीलांसिंग का जो एटलीस्ट प्रोग्रामिंग का जो एस्पेक्ट है, उसके अंदर ना स्किल, इट इज़ स्किल बेस्ड, ठीक है? डिग्री यूज़ होती है, मगर कब होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कंपनी में अप्लाई करते हैं ना, तो वो लोग एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसा करते हैं कि भाई बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। वो बैचलर्स डिग्री, ऐसा हो सकता है आप कुछ भी ना सीखो, आप ज़्यादातर चीज़ें यूट्यूब वगैरह से भी सीखे सीखे हो, ठीक है? तो उसके लिए, मगर फिर भी दे रिक्वायर बैचलर्स डिग्री। तो अगर आपको लगता है कि आपको अगर जॉब ओरिएंटेड फ्रीलांसिंग इतना नहीं करना, मगर जॉब ओरिएंटेड करना है, तो आप ये डिग्री के साथ ही साथ यूट्यूब वगैरह जो फ्री रिसोर्सेज़ को मिलकर आप करोगे, तो बहुत अच्छे से आपका पोर्टफोलियो प्रोफाइल बन जाएगा। तो आते हैं सीखने के मनहज के ऊपर। तो मैंने प्रेज़ेंटेशन की स्टार्टिंग में जब मैंने बताया कि एक होता है जर्नलिस्ट, ठीक है? मैं अपने आप को वीडियो एंड ग्राफिक जर्नलिस्ट बोलता हूँ, मगर एट द सेम टाइम आई एम अ स्पेशलिस्ट इन वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स। इसका मतलब क्या है? तो आपकी स्क्रीन पे मैंने डेफिनिशन बताया हो कि जर्नलिस्ट वो है कि एक फील्ड है, मतलब वीडियो एडिटिंग एक फील्ड है, ग्राफिक डिज़ाइन एक फील्ड है, लोगो डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, एक 6-7 रिलेटेड फ़ील्ड्स हैं, ठीक है? उसके अलावा आप सारी फ़ील्ड में एक ठीक-ठाक नॉलेज रखते हैं, तो यू बिकम अ जर्नलिस्ट, कि आप किसी एक चीज़ में माहिर तो नहीं है, मगर आपको बाकी सब का भी अ नॉलेज है। तो इसको जैसा इंग्लिश में जो प्रोवर्ब है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो दैट इज़ व्हाट इज़ अ जर्नलिस्ट। सब चीज़ में माहिर, एक चीज़ में कोई माहिर नहीं है, मगर बाकी जो रिलेटेड फ़ील्ड है, उसके अंदर अच्छी ठीक-ठाक नॉलेज रखते हैं। स्पेशलिस्ट वो जो एक ही फ़ील्ड में माहिर हो, और अच्छा एकदम जो स्पेशलिस्ट जो एकदम ज़्यादा माहिर हो, उसको कहा जाएगा। तो वो जो इंग्लिश प्रोवर्ब है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। तो जर्नलिस्ट वो है कि ही इज़ नॉट अ मास्टर ऑफ वन, समझे? किसी में भी मास्टरी, महारत हासिल नहीं है, मगर बाकी सब रिलेटेड फ़ील्ड में थोड़ा बहुत तजुर्बा है उसको। स्पेशलिस्ट वो है जो एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में बहुत अच्छा खासा उसको एक्सपीरियंस और नॉलेज हो। मैं जो पर्सनली स्टाइल प्रेफ़र करता हूँ, वो जनरलिस्ट प्लस स्पेशलिस्ट को कंबाइन करके। तो आपको सबसे ज़्यादा, एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द करियर में आपको अच्छा खासा प्रोजेक्ट अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिलती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग का मैंने बताया कि इसके ना 5 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ठीक है? और ये अलग-अलग फ़ील्ड है, 3D वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, ऑडियो एडिटिंग, लोगो डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग, ठीक है? तो इसके अंदर एक जनरलिस्ट वो होएगा जो सारी फ़ील्ड्स में 1 से 2 या 3 लेवल तक उसको इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये जनरलिस्ट मनहज हो गया, ठीक है? दूसरा मनहज क्या है? स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट क्या है? उसको 3D के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ऑडियो एडिटिंग नहीं आती उसको, लोगो ब्रांडिंग के बारे में नहीं आती है, वो मोशन ग्राफिक्स में वो एक्सपर्ट है। समझे? आप कोई भी चीज़ मोशन ग्राफिक्स में दो, तो वो कर देगा, और साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स भी थोड़ा बहुत वो कर देगा, ठीक है? ऐसा है, स्पेशलिस्ट एक फील्ड में ज़्यादा, सब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। ये हो गया जनरलिस्ट प्लस स्पेशलिस्ट को मिलाएँगे, तो देखिए ग्राफ कैसा चेंज हो गया आपको, ये पूरा टेबल कैसा चेंज हो गया। 3D, तो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का जो अगर एक हिसाब से बताया जाए कि बहुत सारी जो छोटी कंपनीज़ है ना, आप स्टार्टिंग ऑफ द करियर में, दे डोंट हैव द बजट, उन लोगों के पास बजट नहीं है टू हायर स्पेशलिस्ट ऑफ वन फील्ड। तो वो लोग क्या प्रेफ़र करते हैं कि आप जनरलिस्ट कोई बंदे को बुलाए,
जो सारी चीजें हैंडल कर ले, ठीक है। मगर एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ी चीजों में स्पेशलाइज भी करते हैं, तो अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, बड़ी कंपनी आती है जिसके ना दे वांट अ स्पेशलिस्ट इन वन थिंग, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो आप स्पेशलिस्ट रह गए तो जो छोटी कंपनीज है, जो ज्यादा जिस इनके पास जॉब ज्यादा अवेलेबल है, वो आप लूज आउट कर दोगे। मगर अगर आप सिर्फ जनरलिस्ट रहोगे, तो जो बड़ी कंपनी जिस लोगों को स्पेशलिस्ट चाहिए, वो जॉब्स आप अप्लाई, वो प्रोजेक्ट्स आप ले नहीं पाओगे। प्रोग्रामिंग का भी सेम, फ्रंट एंड बैक एंड, डेटाबेस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर 2 और ऐड किया मैंने। तो जनरलिस्ट को ये सब होगा। स्पेशलिस्ट कौन, जो फ्रंट फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड में बहुत माहिर है, बैक एंड का थोड़ा बहुत आता है, डेटाबेस सिक्योरिटी का एकदम कम या कुछ भी नहीं आता। ये मिला के मनहज जर्नलिस्ट पर स्पेशलिस्ट, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सिक्योरिटी। तो अब ये देख लिया, सीखने का तरीका देख लिया हमने। तो प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स को कैसे हासिल करना, तो इसका एक वेरी सिंपल तरीका है, ठीक है, फ्रीलांसिंग में कैसा करना। आप तो पहले एक स्किल सीखिए, 3 से 8 महीने तक आप स्किल सीखिए, बराबर उसका उसका पूरा बेसिक्स अच्छा पूरा समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कोई ट्रायल प्रोजेक्ट्स करिए, ठीक है। ट्रायल प्रोजेक्ट कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई अगर यूट्यूब पे कोर्स हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, तो वेबसाइट बनाइए, ट्राई करिए, आप प्रैक्टिकल में लाइए कि आपने जो जो सीखा है क्या आप उसको बराबर इंप्लीमेंट कर पा रहे, आपको क्या चैलेंज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और ये जो मैंने ये जो मैप बनाया है ना, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, ना ही सिर्फ वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल फ्रीलांसिंग के लिए ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स के लिए इसके जो जो भी उसूल आज प्रेजेंटेशन में बात की है, वो सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप पहले कोई एक स्किल सीखिए, पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो बनाने का क्या तरीका है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रोग्रामिंग के अंदर पोर्टफोलियो बनाने का, तो आपके कोई रिश्तेदार की दुकान है, ठीक है, आप बोलिए कि मैं फ्री में या बहुत कम पैसों में, ठीक है, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो आपको क्या करने का, आपका कोई दोस्त है, आपके कोई दोस्त की दुकान है, तो आप बोलिए कि भाई मैं आपको कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ, या आपकी दुकान के लिए एक वेबसाइट बना के देता हूँ, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, और शॉपिंग वेबसाइट नहीं, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट से स्टार्ट कीजिए। या आपका आपका कोई रिश्तेदार है, उसको उसकी दुकान है या कोई बिजनेस चला रहे हो, तो बोलिए मैं आपको लोगो डिजाइन फ्री में करके देता हूँ, या कुछ कम पैसों में करके देता हूँ। तो इससे आपका थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो बनेगा। दूसरा तरीका क्या है, आप कोई कंपनी में जाके एज अ नो एक्सपीरियंस पर्सन इंटर्नशिप करते हो, तो दिस इज नॉट अ जॉब, आपको बहुत बहुत कम पैसे या जरा भी पैसे ना मिले, वही यू गेट एक्सपीरियंस। एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो आप मार्केटिंग कीजिए, आप दूसरे लोगों को बोलिए कि आपके दोस्त लोग हैं, आपके जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उनको बताइए कि भाई मेरे पास ये स्किल सेट है, कई वेबसाइट की जरूरत पड़ी तो बताना। आप कोई दोस्त को भी बोल सकते हैं, भाई तू किसी क्लाइंट को पकड़ के ला, मैं तेरे को 2 से 5% मुनाफे में से आपको हिस्सा दूंगा। तो दीज आर द वेज यू डू मार्केटिंग। आपका फेसबुक पेज बनाइए, आपका खुद का प्रोफाइल बनाइए, तो उससे लोगों को पता चलता है। तो एक बार मार्केटिंग करें तो आपको थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट हो गए, तो फिर से वो प्रोजेक्ट्स को आप यूज करें, आपके पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो बनता है कि हाँ ये सब चीज़ों में। तो जैसा जैसा आपको पोर्टफोलियो बेटर होता है, वैसे वैसे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, और आपको एक्सपीरियंस भी मिला। ये दिस इज अ सर्कल, समझे, ये आपको करते रहना ये एक सर्कल में जाते रहेगा। आप पोर्टफोलियो बनाइए, एक्सपीरियंस मिलता है, मार्केटिंग कीजिए, जॉब मिलता है। फिर पोर्टफोलियो बनाइए, एक्सपीरियंस मिलता है, मार्केटिंग कीजिए, जॉब मिलता है। तो ये एक नक्शा है, और ये सारे डिजिटल फ्रीलांसिंग स्किल्स में एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे कैसा, फेसबुक और लिंक्डइन का इस्तेमाल कीजिए, कैसा आप सीखिए कि कैसा सीवी लिखना है, कैसा फेसबुक पे एक नॉट एज अ यूजर, एज अ बिजनेस कैसा पेज बनाना है, कैसा प्रोफाइल करना है। तो वो सब चीज़ें आपको काम आएंगी। इंटर्नशिप अगर चाहिए तो इंटर्नशाला करके एक वेबसाइट है, अगर आपके पास ठीक ठाक स्किल्स है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कंपनीज इंटर्नशिप जो डालती है। दूसरी Naukri.com देखिए, फ्रीलांसिंग के लिए अपवर्क और फाइवर भी बहुत सारी फेमस वेबसाइट्स है। मगर इसके ना कैसा है कि है ना, अगर आपका लोकल जॉब पूल अच्छा खासा है, तो उसी के अंदर ही आपको बहुत सारे जॉब, आपको ये सब वेबसाइट अपवर्क और फ्री फाइवर पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप बराबर से उसको एक एज एन एजेंसी, एज अ बिजनेस ओनर बराबर से अगर आप उसको करते हैं तो इसके अंदर थोड़ी इजाफी महारतें हैं जो आपको होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो है कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करना, ईमेल कैसे टाइप करना, वो सब बराबर आना चाहिए। लैंग्वेज के एतबार से फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का देखिए, मैंने आपको बताया कि ट्यूटोरियल्स तो हिंदी और उर्दू में भी अवेलेबल है, और भर को अवेलेबल है। मगर इंडिया के अंदर जब आप कोई कोई जॉब के ऊपर अप्लाई, स्पेशली प्रोग्रामिंग के अंदर, तो दे रिक्वायर इंग्लिश, बिकॉज आपको दूसरे टीम से, दूसरे स्टेट से, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु केरला में से कोई जॉब आएगा, तो वहाँ पर लोग हिंदी नहीं बात करते, वहाँ पर उर्दू बात नहीं करते। तो वहाँ पर से आपको, अगर आपको इंग्लिश रहेंगी, देखिए इसके ना आपको शेक्सपियर नहीं बनना, आपको एक ठीक ठाक लेवल की इंग्लिश आ जानी चाहिए। आपको ना ही कोई नॉवल लिखना है, ना ही किताब लिखना है, मगर बातचीत करना अगर आपको आएगा तो बराबर से आप
लोगों से प्रोजेक्ट समझ में भी आएगा, आप बराबर से डील भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपको ग्लोबल क्लाइंट्स एक्सेस कर सकते हैं आप। अच्छा, इंग्लिश इंग्लिश का तो समझिए, उसके ऊपर आपको अगर आपकी इंग्लिश कम लेवल पे, तो उसको एक ठीक-ठाक लेवल पे लाइए, इंशाल्लाह आप इट विल ओपन ग्लोबल क्लाइंट्स। अब लेट्स से आपको अरबी ऑलरेडी आती है, तो अरबी तो अरबिक आप यू कैन यूज़ दैट, आपकी जो स्किल्स है, आपके पास जो खूबी है, उसको लेवरेज कीजिए। आप अरब में भी अरब ममालिक है, वहाँ पर भी आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए ढूँढ सकते हो वगैरह। मगर स्टार्ट स्मॉल, आपके जो आस-पास, आपके शहर में, आपके जो स्टेट में जो जॉब्स हैं, उसको पहले ढूँढिए, ठीक है? दूसरा है डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर कैसा यूज़ करना है, कैसा चो चीज़ इंस्टॉल करना है, कैसा कोई अनइंस्टॉल करना है, कैसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कैसा ब्राउज़र यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ें अच्छी, डिजिटल लिटरेसी अच्छी होनी चाहिए। मार्केटिंग स्किल्स तो होना ही है, समझे? जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो एक चीज़ है कि फ्रीलांसिंग जब आप करते हो, तो यू नीड टू मार्केट योरसेल्फ प्रॉपर्ली, ठीक है? इट्स नॉट कि आपके प्लेट पे आके जॉब किसी ने दे दिया, वैसा नहीं है। तो मार्केटिंग स्किल आपको आपको यू आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये मेरे पास खूबी है, आइए आपके पास कुछ काम है तो ज़रूर बताइए, मैं आपको अच्छे प्राइस में करके दूँगा वगैरह-वगैरह। आप मुँह खोलोगे तो क्लाइंट आएगा। आपके पास स्किल बहुत है, मगर आप कुछ बता रहे नहीं हो, तो सामने वाले को इल्हाम तो नहीं आने वाला है ना कि हाँ भाई, ये अब्दुल राफ़ी है, उसको ये पता है। आप जाके बताओगे तो उसको पता चलेगा। तो यू शुड हैव दैट करेज, या यू शुड हैव दैट बोले ना वो होना चाहिए कि आप दूसरे लोगों को जाके बता सकें। दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब यू आर फ्रीलांसिंग में यू आर योर ओन बॉस, मगर अगर बॉस ढंग का नहीं होगा तो बिज़नेस बराबर नहीं चलेगा। उसी तरह से कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उसको सही तरीके से टाइम पे अच्छे प्राइस में करके फिनिश करना है। ऐसा नहीं कि एक प्रोजेक्ट ले लिए, फिर कुछ भी उसका आधा-अधूरा काम कर दिया, बिकॉज़ अगर आप इसके ऊपर काम बराबर नहीं करेंगे, तो सामने वाला आपकी बैड मार्केटिंग करेगा, बैड पब्लिसिटी हो गई, तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो जाएँगे। तो यू हैव टू एन्श्योर कि भाई बराबर आपको करना है। किसी के साथ झगड़ा हो भी गया, कोई क्लाइंट के साथ बन रही है, तो उसको एमिकेबली आपको रिज़ॉल्व करना है। लड़-भड़ के, गाली-गलौच करके नहीं, आराम से, अच्छा ठीक है, काम-वाम नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको अगर थोड़े पैसे वापस चाहिए तो दे देंगे वगैरह। तो इसके अलग-अलग तरीके हैं, ये तो ये आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत तवज्जो दे सकते हैं, ठीक है? दूसरा लास्ट जो चीज़ मैं इस प्रेज़ेंटेशन में बात करूँ ना, आपका रवैया कैसा, व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड, ठीक है? तो इसके ना 4 चीज़ मैंने हाइलाइट किया हूँ, ठीक है? कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक दिन आप कर लिए मेहनत, 1 हफ्ता नहीं करें, वैसा नहीं चलेगा। 1 हफ्ता करें, 1 महीना भर छोड़ दिया, नहीं करने का भाई। तो कंसिस्टेंसी रोज़ 3 से 6 महीने लग जाने का, अगर आपने कोई स्किल पकड़ा है, तो उसको कंसिस्टेंटली एवरी डे आपको करना है, ठीक है? जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलती है, जब तक कि आपका पोर्टफोलियो नहीं बन जाता, जब तक कि आपने वेबसाइट नहीं बना दी, जब तक कि आपने लोगो नहीं बना दिया, तो आपको अटे रहना है बस, आपको करते रहना है वो। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ़ोकस। अब देखिए, आप प्रोग्रामिंग, लेट्स से पाइथन ज़बान, जो पाइथन लैंग्वेज आप सीख रहे हैं। अब आप स्टार्टिंग में बोलेंगे, अब मे बी आपने 1 महीना किया, फिर आप बोर हो गए, नहीं बोले मेरे को पाइथन नहीं सीखना है, मेरे को सी शार्प सीखना है। फिर 1 महीना वो करे, फिर जाके नहीं सी शार्प भी नहीं सीखने का, मेरे को जावास्क्रिप्ट सीखने का, या जावास्क्रिप्ट नहीं सीखने का, ऐसा दे शुड, अगर आपने कोई एक स्किल पकड़ लिया है, तो उसको बराबर से आपको यू हैव टू गो टेक इट थ्रू, आपको उसको बराबर करना है, ठीक है? दूसरा है एम्बिशन। एम्बिशन कैसा, यू शुड बी हंग्री फॉर नॉलेज। इल्म की एकदम भूख होनी चाहिए आपको, जो यू शुड कंज्यूम, आप बराबर से जो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आ रही है यूट्यूब वगैरह पे, उसको बराबर से पीना है, बराबर से नोट्स लेना है। और एम्बिशन इन द सेंस, यू शुड एस्पायर के अगर फॉर एग्जांपल आप कोई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको प्रोजेक्ट के लिए कहीं पिच किए, सामने वाले ने नहीं लिया, उससे आपको मायूस नहीं होना, आपको दिल छोटा नहीं करना है। यू हैव टू स्ट्राइव, कंटिन्यूअसली करते हैं, यू हैव टू हैव हाई एम्बिशन कि हाँ, इंशाल्लाह मैं इस ये स्किल सीख के ना, महारत हासिल करके अच्छी एजेंसी खोलना है, बड़े प्रोजेक्ट्स लेना है इंशाल्लाह, और उससे जो फ़ायदा आएगा, मेरे आस-पास के लोगों को, गरीबों को और दूसरे कम्युनिटी को अपलिफ्ट करूँगा, दूसरे लोगों को मैं सिखाऊँगा। तो यू शुड बी एम्बिशियस, ठीक है? आपके पास अच्छा एम्बिशन होना चाहिए। और चौथी चीज़ तो हार्ड वर्क, तो हर हर चीज़ में ही हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क नहीं करोगे तो, टैलेंटेड भी रहोगे तो हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? टैलेंट के बेसिस पे, सिर्फ स्किल बेसिस पे नहीं है। आपको हार्ड वर्क करते रहना है, जब तक कि आप एक चीज़ में माहिर नहीं होते, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो ये एक लास्ट ग्राफ में बता दूँ, तो कोई भी चीज़ आप स्किल सीखेंगे ना, तो स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आएगा, ईज़ी भी रहेगा, आपको ईज़ी भी लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। फिर क्या होता है कि आप है ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट आते हैं ना, तो यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आप बोलते हैं अरे यार, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है? तो फिर ये जो नीचे का जो डिप है ना, फ्रस्ट्रेटिंग के अंदर जो नीचे खाई है ना, ग्राफ के अंदर, वो जो नीचे बेंड हो रहा है ना, यहाँ पर ही लोग ज़्यादातर छोड़ देते हैं।
ठीक है? मगर अगर आप इसके ऊपर बराबर से कंसिस्टेंसी, फोकस और हार्ड वर्क के साथ आप अटे रहेंगे ना, वो फिर ग्राफ ऊपर चढ़ता है। देन यू बिकम सेटिस्फाइड, यू बिकम अ माहिर इन योर फील्ड। समझे? तो ये ग्राफ को बराबर समझे। स्टार्टिंग में इजी रहता है, थोड़ा हार्ड होता है, और तभी लोग ज्यादातर छोड़ देते हैं। अब मैंने बताया कि वो इलस्ट्रेटर के कोर्स के ऊपर 8 मिलियन व्यूज है। आपको क्या लगता है उसके अंदर से 1 मिलियन भी बराबर से वो करे नहीं होगी? वाई? बिकॉज थोड़ा करते छोड़ देते, फोकस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, और या फ्रस्ट्रेट हो जाते, थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते। आपको बस जमे रहना है और करते रहना है, तभी आप यू स्टार्ट क्लाइंबिंग अगेन। ठीक है? आपका सेटिस्फैक्शन, आपका स्किल लेवल आपका बढ़ेगा। ठीक है? तो ये बस एंडिंग रह गई। एक बात सिर्फ ये बता दूं कि स्पेशलिस्ट का, जैसा मैंने जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट मनहज के बारे में जैसा बताया, कि स्टार्टिंग ऑफ द करियर आप जनरलिस्ट, फिर जनरलिस्ट प्लस थोड़ा स्पेशलाइजेशन करिए, फिर आप बाद में भी जाके स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब मुझको सिर्फ एक मिसाल देनी है। अब फॉर एग्जाम्पल लोगो डिजाइन है, ठीक है? तो लोगो डिजाइन आप 50 रुपए में भी लोगो डिजाइन करवा सकते हैं, 500 रुपए में भी लोगो डिजाइन करवा सकते हैं। मैं जो स्पेशलिस्ट को जानता हूँ लोगो डिजाइन के लिए, वो एक एक लोगो और ब्रांडिंग प्रोजेक्ट जो लेते हैं, उसके लिए ना 3-3, 4-4 लाख चार्ज करते हैं फॉरेन क्लाइंट्स को, इंडिया में भी। ठीक है? तो वाई? बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट। वो बंदे को वीडियो एडिटिंग नहीं आती, वो बंदे को 3D नहीं आती, मगर वो इतना बड़ा माहिर है अपनी फील्ड के अंदर कि ही इज एबल टू चार्ज लैक्स फॉर लोगो एंड ब्रांडिंग। आप सोचेंगे अरे इतनी सिंपल सी चीज के लिए कोई लाख कैसा देगा? देने वाले देते। आपके पास अगर स्किल है, महारत है, तो देने वाले देंगे। ठीक है? तो आप ये बात समझिए कि स्पेशलाइजेशन भी करना अच्छी बात है। डोंट बी अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के साथ साथ थोड़ी बहुत चीजों में स्पेशलाइज करिए, और फिर एक ही चीज में भी आप आगे से स्पेशलाइज कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको इनफ क्लाइंट्स, वो स्पेशलाइजेशन के अंदर ही आपको ज्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आप उसके अंदर ही स्टिक करिए। ठीक है? ताकि आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हम आ गए हैं प्रेजेंटेशन की एंड में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।